नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। असम और बंगाल में 2 चरणों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब तीसरे चरण के चुनाव 6 अप्रैल को होने हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की सभी सीटों पर भी चुनाव 6 अप्रैल को होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से भरोसा जताया है कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। साथ ही उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से लड़ने का मन बना चुकी हैं। ये जानकारी ममता बनर्जी के लोगों ने ही दी है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये ममता बनर्जी की रणनीति है, वो जानती हैं, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि वो किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का सोच रही हैं। उनके लोगों ने ही मुझे बताया है, उनके घर के लोग ही बता रहे हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन ये तय है कि वो नंदीग्राम में हार रही हैं। वहीं पहले 2 चरणों की वोटिंग पर नड्डा ने कहा कि जिस तरीके से चुनाव लगातार होता चला जा रहा है, उसको देखते हुए साफ है कि अब ममता दीदी की हार तय। पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसी भी खबर है कि वो शायद दूसरा सीट भी तलाश रही है, उसको कुछ ये उनकी रणनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय। आपने इनकी 5 गारंटी की बात की, आपने इसमें CAA की बात भी की हुई है। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस पार्टी के ये गारंटी बनाने वाले लोग कौन हैं और इनकी जानकारियां कितनी सीमित हैं। आप ही बताइए, यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा, भारत के संसद के द्वारा पारित लॉ को कोई स्टेट लॉ ओवररूल कर सकता है? तो जो इनको ये नहीं मालूम, ये जनता को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं। ये मानसिक दिवालियेपन का प्रदर्शन है। और इन्होंने किस तरीके से लोगों को बरगलाया है, धोखे में रखा है, ये बात सब लोगों को स्पष्ट है। झूठ का पुलिंदा का नाम कांग्रेस पार्टी है और कोई इनको विश्वास नहीं करता। एक बात की मैं गारंटी, इन्होंने 3G कहा है, गारंटी। एक गारंटी मैं जरूर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी जहां भी जाएगी घोटाला करेगी। ये घोटाला की गारंटी हो सकती है, बाकी कोई गारंटी नहीं है। ये लोक सेवा नाम का इनको सेवा का स भी नहीं टच करता है। लोक सेवा की तो बात ही भूल जाएं, यही इनका इतिहास रहा है। इतना हल्का उद्देश्य विहीन प्रोजेक्शन ये देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मानसिक दिवालियेपन की कहानी। इसी मुद्दे पर डिबेट की शुरुआत करते हैं। डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ अभिनव जैन बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है अभिनव जी आपका। संजय चक्रवर्ती टीएमसी का पक्ष रखेंगे। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय चक्रवर्ती जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि जेपी नड्डा के पास ये जानकारी है, ये सूचना है कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। भाई उन लोग भविष्य वक्ता हैं, भविष्यवाणी करते हैं, और मेरे ख्याल से शायद इंद्रदेव के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया है। चित्रगुप्त से भी डायरेक्ट कांटेक्ट किया होगा, वहां से डायरेक्ट इनके पास सब मैसेज आता रहता है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। और इन फ्यूचर क्या होने वाला है, इसका कल सबसे बड़ा रिजल्ट तो कल आप लोगों को मिल ही गया होगा। कि कल शाम को आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज दोपहर को आया था कि असम में बीजेपी के जो है MLA है, उनकी गाड़ी से जो है EVM बरामद हुआ है। तो अगर ये लोग इस तरीके से जीतना चाहेंगे तो इसको कोई हरा नहीं पाएगा, किसी तरीके से कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि तानाशाही और लूटपाट, बूथ कैप्चरिंग, ये सारा कुछ जो है इनको आता है। नहीं आएगा तो ये ऐसे EVM को ही जो है उठा करके घर ले जाएंगे, वहां बैठे बैठे चुनाव जीतेंगे। तो इसीलिए ये बड़ा ठोक ठाक के बोलते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये इस बात को भूल रहे हैं, ये बंगाल है। बंगाल में इतनी आसानी से जो है ममता जी इनको पैर रखने देंगी नहीं।
अभी इनको तो अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए 2024 की, कि बनारस में मोदी जी के लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ममता जी आ रही है बनारस में चुनाव लड़ने के लिए। तो उनको अभी अपनी ठीक चिंता है, करनी चाहिए। ठीक है अभिनव जैन, चिंता ठीक है, ठीक है, सवाल पूछती हूँ अभिनव जैन से। अभिनव जी, कैसे ये जेपी नड्डा को पता चल गया कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी? वो आपने इस तरह से यूज करना चाहा है, तो इसी के लिए नाराज है वहाँ पे जनता आपसे, और इसीलिए ममता दीदी भाग रही है वहाँ पे छोड़ के। जो है उनको कहीं और से चुनाव लड़ने की, कहीं और से खड़े होने की उनको जो है इच्छा व्यक्त कर रही है। कहीं ना कहीं वो निराशा आ रही है, कहीं ना कहीं जनता जो जवाब दे रही है उसको आपको पता चल रहा है कि आपके विरुद्ध में जाएगा वो काम। अभिनव जी, ये बताइए, सूचना कहाँ से मिली जेपी नड्डा को कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी? ममता जी के फोन को, हेलो, ये आप किससे कह रहे हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप ही से सवाल है अभिनव जी, आपसे ही मेरा सवाल है कि कहाँ से ये सूचना मिली है जेपी नड्डा को कि अब ममता बनर्जी नंदीग्राम से तो ठीक है हार रही है, लेकिन दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी, ये बीजेपी का कहना है, ये सूचना मिल रही है बीजेपी को। अभिनव जी, आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ, आपकी अभी आवाज आ रही है मैडम। हाँ, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए कि जेपी नड्डा को सूचना कहाँ से मिल पा रही है ये वाली कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी? देखिए, ये तो जो है ना जग जाहिर है, ये तो उनके कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता को पता है, हर वहाँ पे बंगाल के बच्चे को पता है जो भी उनके है। ये अपनी, ये कोई हमारी सूचना नहीं है, ये उन्हीं की तरफ से सूचना है, उन्हीं के पार्टी की तरफ से ये सूचना है। आपके सारी पार्टी के अंदर है कि किस तरह से कभी जो है उनको आखिरी टाइम में, चुनाव के टाइम गोत्र याद आ जाता है, कभी मोदी जी के डर से वो चंडी पाठ करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये सारे डर जो है उनके अंदर समा चुके हैं और उनको लग रहा है कि अब वो बचने वाली नहीं है, उनको कहीं ना कहीं जनता उखाड़ के फेंकने वाली है। अगर आप इसीलिए अभिनव जी, ठीक है, ठीक है अभिनव जी, अगर बीजेपी को इतना पता ही चल गया, जेपी नड्डा को ये पता ही चल गया कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी, कहाँ से लड़ेंगी ये भी पता चल गया होगा, फिर तो बता दीजिए, जग जाहिर आप भी कर दीजिए। देखिए, ये तो कितने सामने वोट से हारने वाली नंदीग्राम, ये तो अगर कह रहे हैं, अगर नड्डा जी कह रहे हैं तो ये तो सामने आएगा ही आएगा। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि उनको भगवान बुद्धि दे, वो एक जो है हार भी सम्मानजनक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सुना होगा कि जब गिदड़ की मौत आती है शहर की ओर भागता है। एक मिनट अभिनव जी, उसकी चिंता आपको क्यों है? अगर उनकी हार सम्मानजनक हो या फिर अपमानजनक हो, उसकी चिंता आपको क्यों है? आप तो अपनी चिंता करिए, अपनी जीत की चिंता करिए। देखिए, बात चिंता की नहीं होती, लेकिन एक राजनीतिक शिष्टाचार भी कोई चीज होती है। एक अच्छा। हर चीज का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जो है एक उसका लिमिट होती है, एक उसका जो है काम करने का अपना एक पेरिफेरल होता है। राजनीति के अंदर भी जो है, ठीक है आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आप जीतना चाहते हैं, आप राज सत्ता चाहती हैं, लेकिन सत्ता के लिए इतना गिरना भी जो है अच्छी बात नहीं है कि सत्ता का ऐसा भी क्या हो गया। आपको रोकूंगी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनवाते हैं आपको। तो सीएम योगी की तस्वीरें आप देख रहे थे, चर्चा पर वापस आते हैं। अभिनव जैन जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि आप जो है चुनाव के सामने ये जो डर है, ये हमारा हवा में नहीं है उनका डर। उनका डर जो है जग जाहिर है, हर एक को नजर आ रहा है।
कभी वो जो है उनको कभी ऐसा भी समय था जब दुर्गा मूर्ति के विसर्जन पे वो रोक लगाती थी, और कभी ऐसा भी समय है कि जब वो हिंदू, सुन लीजिए आप मेरे को जवाब सुन लीजिए आप, कभी ऐसा भी समय, सुन लीजिए आप, मैं सुन रहा हूँ, आपको मेरी भी सुनिए आप, कभी ऐसा भी समय है कि वो मंदिर में जाके उन्हें गोत्र बताने की जरूरत पड़ जा रही है, कभी उनको चंडी पाठ करने की जरूरत पड़ जा रही है, लेकिन मोदी जी का डर जो है ये उनसे चंडी पाठ करा रहा है। जनता का हराने का डर जो है वो उन्हें अपना गोत्र बताने को मजबूर कर रहा है। कहीं ना कहीं मंदिरों का आपको जो है अच्छा है, चलो आपने इसी बहाने आपने जो है भगवान के आगे सर को झुकाया, आपने जो है आपको मंदिर की बात याद तो आई, लेकिन जब आपको हार दिखाई दे रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये हमारे बताने की जरूरत नहीं है, ये हार जो है वो अपने आप ही बता रहे हैं कि मैं इतने टीएमसी को तो बीजेपी की हार दिखाई दे रही है। अभिनव जी, टीएमसी को तो बीजेपी की हार दिखाई दे रही है, तो बड़ी जल्दी पता चल जाएगा। ये तो जनता जो है जब पूरी तरह से आप चुनाव के अंदर आप इसका जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि किसकी हार सही है, किसको क्या हार दिखाई दे रही है, क्या नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी आपका जवाब दे रहे हैं, ठीक है बोलिए। कहना चाहता हूँ भाजपा तो अपने स्थान पे अडिग है, भाजपा की जो कार्यशैली है, अडिग तो सभी होते, राजनीति में अपने काम पर अडिग सभी होते। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए आप। दरअसल जो है इन लोगों ने हिंदुओं को अपनी जागीर मान समझ रखा था कि हिंदू हमारे जागीर बन गए, और 7 साल से इसी को प्रोपोगंडा बना करके जहां पे भी देखते हैं कि यह चुनाव हार रहे हैं वहां जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम जय श्री राम करके वोट डालो राज करो की नीति पे एक काम करते चले आ रहे थे। लेकिन इस बार दांव इनका उल्टा पड़ गया। ममता बनर्जी जी ने एक बार इनको जो है चंडी पाठ क्या कर दिया, इनकी आग लग गई कि अब ये सोचने लग गया कि या तो ये हिंदू वोट हमारे हाथ से फिसल ना जाए, तो उसके लिए मोदी जी जाकर के तिलक पे, भगवा पे, चोटी पे, अरे एक दांव उल्टा पड़ गया या फिर टीएमसी ने बीजेपी की राह पर चलना शुरू कर दिया? ना 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 ना, ना। ये इनको दांव उल्टा पड़ा है। ये बार बार जो है जय श्री राम जैसे बोले थे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, अब इन्होंने चंडी पाठ क्या कर दिया, इनको खलने लग गया कि अपना वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए, इसलिए ये परेशान हो गए। इसीलिए इन्होंने अपने 4 सांसदों को उतार दिया मैदान पे। ये हालत है नंदीग्राम में, ये हालत है बूथ नंबर 519 पे इनको बस्ता लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिला, और ये जीतने की बात करते हैं। ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट देने की इनको जरूरत क्यों बूथ पड़ी? नंबर 519 पे इनको कार्यकर्ता नहीं मिला कि इनको कार्यकर्ता मिल जाए तो वहाँ बूथ बस्ता लगा ले, और ये जीतने की बात करते हैं। अरे भाई पहले तो शुभेंदु अधिकारी का दम बनाओ, अपमानजनक रूप से हारेंगे। मैं सम्मानजनक की बात ही नहीं कर रहा, आपकी बात का जवाब नहीं मिले आप, लाख सवा आपकी बात का जवाब सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ईवीएम जिस तरह से पकड़ा गया वो हरकतें ना करें तो आप बड़ी बुरी तरह से हारने वाले हैं। ठीक है आप संजय एक बार चक्रवर्ती ध्यान जी, सुन बनाइए कि लीजिए, आप आपकी 40 बात का से 50 जवाब दे रहे हैं। सीट ठीक है पाए आपकी तो बात बहुत का बड़ी जवाब दे रहे हैं, एक बार जवाब सुन लीजिए। देखिए ऐसा है जो जय श्री राम है वो नारा बच्चे बच्चे का है, बीजेपी के हर कार्यकर्ता का है, आज से नहीं है पहले से है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अभिनव जी चंडी पाठ भी तो कोई भी कर सकता है ना अभिनव जी, चंडी पाठ कोई भी कर सकता है। अगर ममता बनर्जी करती है तो आपको दिक्कत क्यों होती है? आप सवाल क्यों उठाते हैं? अगर ममता बनर्जी चंडी पाठ करती है तो, या मंदिर जाती है तो आपको दिक्कत क्यों होती है? देखिए ऐसा है, आप अपनी जब आप जो रास्ता आप इस समय आप मेरे को जवाब सुन सुनने लीजिए संजय चक्रवर्ती जी, एक बार जवाब सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए एक बार। देखिए ऐसा है, चंडी पाठ करने अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि चंडी पाठ आपको आप क्यों याद आया? पहले जो कि आपने जिस पाठ से पूछ के आपने रोक लगा रखी थी, सुन लीजिए, ये बात मेरी नहीं है, ये जो है वहां का हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कहा कि आप अति कर रही हैं, ऐसा पूरा हिंदुस्तान में इतना नहीं हो रहा जितना आप कर रही हैं। जब दुर्गा विसर्जन सरस्वती पूजा के ऊपर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये गलत हो रहा है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप इस समय जब आप चुनाव आपको हार दिखाई दे रही है तब आपको भगवान नजर आ रहे हैं। मैं तो खुश हूँ कि आप जो है इस बहाने चलिए, आप भगवान के दरबार तो जा रही हैं, इस बहाने आप भगवान को याद तो कर रही हैं। मोदी जी ने आपको भगवान के मंदिर याद दिला दिए, आपको वहां का रास्ता दिखा दिया आपने। इस बात से मैं प्रसन्न हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ इस बात में मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप शुरू से ऐसा कर रही होती तो आपको जो है इस समय दिक्कत नहीं आती। कहते हैं ना, सुख में सिमरन सब, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई।
जो सुख सिमरन करे दुख काय को होए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनको अब दुख के अंदर भगवान याद आ रहे हैं। अगर ये सुख में भी भगवान को याद करती है तो जनता के हालात भी अच्छे होते, बंगाल के हालात भी अच्छे होते, और कहीं ना कहीं ये पार्टी लोगों के सामने जाके वोट मांग सकती थी। तो फिर आपकी सरकार नहीं बन पाती, तो फिर उम्मीदें टीएमसी को ही होती है सरकार बनाने की, अगर सुख उनके पास होता तो ये जो आपके हौसले, एक मिनट, तो ये जो आपके हौसले बुलंद है, फिर ये नहीं हो पाते। मैं कह रहा हूँ कि हौसले हमारा देखिए, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हाँ। खाली राजनेता नहीं है। वो समाज सेवा करना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान की जनता का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं प्रधान सेवक हूँ। अब तक तो प्रधानमंत्री जी की शैली के अंदर काम होता आ रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी जैसे कह रहे हैं भाजपा का हर कार्यकर्ता, भाजपा का हर ठीक है, नेता। आपको रोकूंगी, एक ब्रेक पर जाना होगा, छोटा सा ब्रेक है, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1,75,443 ਸਮਾਰਟਫੋਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। अठाठ हजार हैपेटाइटिस सी ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन राजनीति जो है अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। जातिवाद, आस्था पूरी तरीके से छाए हुए हैं। इस समय बंगाल की राजनीति में मुद्दे बहुत ज़्यादा दूर हैं। मुद्दे ना तो इस समय टीएमसी के पास दिखाई दे रहे हैं और ना ही इस समय बीजेपी के पास दिखाई दे रहे हैं। अभिनव जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अभिनव जी, आवाज़ आ पा रही है मेरी? आप? हाँ जी, मैं सुना। हाँ, मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि जेपी नड्डा बार बार कहते हैं कि अब परिवर्तन होने वाला है, अब एक नए बंगाल का निर्माण होगा, एक नए तरीके का बंगाल दिखाई देगा। अब सवाल आप पर फिर से यही उठ जाता है कि जहां पर जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, फिर अब वही टीएमसी वाले बोल देते हैं। क्या वहां पर बदलाव हो गया? वहां पर कितना बदलाव हो गया? रोजगार के वादे आप करते हैं, वो वादा आपने बंगाल में भी किया था, यहाँ पर किस तरीके से निभाएंगे उसको? देखिए, ऐसा है, आप जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उसको करके दिखाना है। मैं लगता है उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। संजय चक्रवर्ती जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज आ रही है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर बीजेपी ये कहती है कि कुछ टीएमसी के ही लोग हैं जो कि जेपी नड्डा को बता रहे हैं, बीजेपी को बता रहे हैं कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, या फिर आप अपनी पार्टी के लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं जो कि बीजेपी वालों से जाकर बता रहे हैं? मैंने बताया था उनको, दरअसल मेरे पास ही फोन आया था, वो मुझसे संपर्क करते रहते हैं ना, वो ऐसे हमारे जैसे लोग हैं, उनके पास जो संपर्क करते थे। अरे हद हो गई है, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, मतलब ये सोचते हैं हम जो बोलेंगे वो से लोग मान लेंगे। कैसी मतलब किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके की राजनीति? इनके कोई सवाल नहीं, इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ये राम, धोती, भगवा, चोटी, तिलक, इसके अलावा ये कोई बात ही नहीं करना चाहते। ममता जी हार रही हैं, हम जीत रहे हैं, दीदी गई, ये वो। अरे भाई, विकास की बात करो, अपने 7 साल के किसान को 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, कहां चले गए 100 स्मार्ट सिटी? आप विकास की बात के ऊपर अपनी बात करना चाहता हूं। कहां महंगा पे कंट्रोल किया? आपने बताया था कि आप टीएमसी खेला करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टीएमसी खेला करेगी, नारा सुना होगा आपने। खेला तो इनका पब्लिक कर रही है, इनका खेला तो हो चुका है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा इनसे सवाल है, वो आप पूछिए, मैं इनसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सिर्फ राम नाम लेने का इनका भेद अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद आपके सवाल पर आती हूँ। बोलिए।
ये चुनाव नहीं जीत सकते। पब्लिक समझ चुकी है, वो 2014 वाली पब्लिक नहीं रह गई है। हाँ। जब मोदी की लहर भयानक रूप से चल रही थी 2016 में और ममता जी ने 3/4 सीट लेकर के दिखा दिया, तो इस समय तो इनकी नेगेटिविटी फैली हुई है। 7 साल में लोगों ने देख लिया कि ये इन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, सिर्फ और हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया और कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। इनका पूरा एजेंडा तय रहता है कि शुरुआत हुई है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, उसके बाद जो है प्रत्यक्ष रूप से लोगों को जो है बरगलाएंगे, उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, फिर उसके बाद अपमान करेंगे। नारी का अपमान किया है, इसके बारे में बंगाल के लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने नारी का अपमान किया है, नारी का अपमान की बरमूडा पहने। क्यों भाई, एक 70 साल की महिला को आप बरमूडा पहनने के लिए आप बोलो, आपकी मानसिक दिवालियापन की हद खत्म होती है। एक मुख्यमंत्री बोलता है कि फटी हुई जींस के बारे में बात करता है, आप नारियों का अपमान करते हैं और उसके बाद जय श्री राम बोलते हैं। अरे भाई, कम से कम अपने लोगों को कम से कम ये तो समझाओ कि नारी का अपमान 50% जनता का आप अपमान कर रहे हो। 50% नारी आदरणीय है, सम्मानीय है, वंदनीय है, अपमान कर रहे हो। आप लोगों को कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए, ये मानसिक दिवालियापन आप लोगों के अंदर आ चुका है। आप इसको संभाल लीजिए अपने आप को, माफी मांगिए लोगों से, जनता से माफी मांगिए कि आपने गलत बात बोली है। ठीक है, मानसिक दिवालियापन किसके अंदर आया? अभिनव जी बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, एक तो मैं 2-3 बातें इसमें मैं कहना चाहूंगा। पहले तो जैसे मेरे कह रहे थे, मेरे दोस्त कह रहे थे कि आप राम राम कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। हम जय श्री राम को आज चुनाव के समय में नहीं कर रहे। हमने माननीय उच्च न्यायालय तक हम जो है वहाँ पे लड़े हैं और हमने ये बात रखी है कि मंदिर वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए और हमने राम मंदिर वहाँ पे बनवाया है। हम इनके वकीलों से, इनके मुद्दा था आपका मुद्दा था, वो राम मंदिर बनवाया है, मुद्दा था आपका। हमारा मुद्दा था और हम इस मुद्दे पे अडिग रहे हैं। हमने आज जो है, सुन लीजिए मेरा आप जवाब सुन लीजिए, आप घबराइए मत। आप जवाब सुनने की क्षमता रखें, आप जवाब सुन लीजिए। जवाब, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, ना आप विकास पे बात करते हैं, ना आप हिंदुत्व की बात करते हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने का। तो आवाज नहीं आ पाएगी, एक बार जवाब सुन लीजिए। आपकी ममता दीदी सिर्फ नाटक करती हैं। अब वो नाटक खत्म होने का समय आ गया, पर्दा गिरने वाला है। तथ्यों पे बात करें आप, मेरे दोस्त। देश बेच रहे हैं। अरे कट मनी की बात क्या करते हो? आपका पूरा का पूरा विकास के नाम पे, आपके चैनल के माध्यम से इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, जनता से ही कहना चाहता हूँ कि इनकी सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया। इन्होंने जो पॉलिसी, जो योजनाएं, बौखलाहट किस काम की है, इतनी बौखलाहट किस काम की? एक बार सुन लीजिए, अगर आपने सवाल पूछा है वो आपका जवाब दे रहे हैं तो एक बार सुन लीजिए। क्या फायदा बीच में बोलने से? अगर तथ्यों पर बात होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, सकारात्मक डिबेट होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, पब्लिक सुन पाएगी। ऐसे कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, रुकूंगी आपको। सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा, सीधे तस्वीरें दिखाते हैं।
एक राष्ट्र के मुक्ति पार्जन ने पश्चिम बंगाल सभ्यता संस्कृति सुरक्षा अर्जन ने पश्चिम बंगाल के सोनार बांग्ला बनाव अर्जन ने निजे भोट बीजेपी खुशिले दी আসুন এবার সরকার বিজেপি সরকার এবার সরকার বিজেপি সরকার इसको मत दो आगे बढ़ाइए साइड कराइए ना इसको तो साइड करा दीजिए चलिए साइड से चलिए इसको रोक दीजिए फोटो को रोक दीजिए गाड़ी के पीछे आएगा चलिए बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम उत्तर हवा को उत्तम हवा बनाने के लिए उपेक्षित पश्चिम बंगाल को उन्नयन के रास्ते पर ले जाने के लिए आपका एक एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर माताओं बहनों का कमल सिंह पर लगे निशान पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक उन्नयन के लिए बंगाल के सर्वांगीण विकास के लिए तो सीएम योगी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बंगाल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो इस समय चल रहा है। रोड शो की तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। आपको ये बता दें कि इलेक्शन 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में 2 चरण हो चुके हैं। नंदीग्राम में भी चुनाव हो चुका है, जो हॉट सीट जिसको बंगाल की कहा जा रहा था अब तक, वहां पर भी इलेक्शन हो चुका है। हालांकि रक्त रंजित राजनीति के साथ ही हुआ। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। आपका तो देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार से हालात लगातार चिंताजनक हो गए हैं। हर दिन कोरोना मामलों का रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में 6 महीनों में यानी 195 दिन में पहली बार रिकॉर्ड। आपको ये भी बता दें कि 89,000 से ज़्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज़्यादा कोरोना केस सामने आ रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 89,129 नए कोरोना केस आए हैं और 714 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 44,202 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इससे पहले 19 सितंबर को 89,000 से ज़्यादा केस सामने आए थे। एक समय ऐसा भी था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामलों की यह संख्या इस साल सबसे कम थी। तो देश में अब तक कोरोना वायरस के जो मामले हैं कुल 24 करोड़ 70 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए हैं। देश में हर दिन सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा मौत भी यहीं पर हो रही है। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की अगर बात करें तो 47,827 नए केस सामने आए। महामारी की शुरुआत के बाद से ही राज्य में एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और वहीं संक्रमण से 202 मरीजों की मौत होने के साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों की जो कुल संख्या है वो 55,379 पर पहुंच गई है। राज्य में अब तक संक्रमित हुए रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो कुल आंकड़ा है 29,04,076 हो चुका है। तकरीबन 195 दिनों के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है कि 89,000 से ज़्यादा कोरोना के केस एक दिन में सामने आए हैं। 24 घंटे में 714 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हालात इस समय ख़राब हैं और यही वजह है कि नाइट कर्फ्यू पहले से ही कई ज़िलों में लगा हुआ था। अब कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। हालांकि पाबंदियां तो कल ही लगा दी गई थी, लेकिन वो लागू आज से होंगी। लोकल बसेस बंद हो चुकी हैं 7 दिनों के लिए। बार, होटल, रेस्टोरेंट लगभग सब कुछ बंद हो चुका है। स्कूल, कॉलेज और साथ में धार्मिक स्थल, इन सबको बंद कर दिया गया है। मॉल पर पाबंदी लगा दी है। कई ऐसी पाबंदियों का ऐलान किया गया है जिनको आज से लागू किया जाएगा अगले 7 दिनों तक और सिर्फ होम डिलीवरी चालू रहेगी।
तो पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 714 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। 195 दिनों के बाद एक दिन में इतना बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। 100 मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना केसेस की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। चिंता का विषय और ज्यादा हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि महाराष्ट्र के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं, चाहे वो केरला की बात हो या फिर पंजाब की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, हर जगह इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र में सबसे पहले कोरोना के हालातों का अपडेट बताइए। काजल, देखिए महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से कल देर शाम 8:30 बजे के आसपास जनता को संबोधन के दौरान ये कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना अब पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के पास खुद कोई उपाय नहीं है जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जाए। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार बार बार ये कर रही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, अन्यथा महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ऐसे में महाराष्ट्र में अब तक करीब 14 ऐसे जिले हैं जिनमें लॉकडाउन ऑलरेडी लगा दिया गया है। मुंबई में खुद नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। अब 2 दिन का वक्त दिया है महाराष्ट्र सरकार ने कि 2 दिन के बाद लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिर लॉकडाउन किस हालात में और कैसे लगाया जाए। कई पाबंदियां हैं जिनका ऐलान कर दिया गया है महाराष्ट्र में, जो कि आज से लागू हुई हैं। क्या जानकारी है और वो कौन कौन सी पाबंदियां हैं, लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो सकती है उसकी वजह से? जी काजल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार गैदरिंग प्लेसेस को अगर बात करें कि शादी समारोह या अंतिम संस्कार, फिर होटल या रेस्टोरेंट, होटल रेस्टोरेंट्स को ऑलरेडी मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही कह दिया था कि 8 बजे के पहले आपको लिहाजन बंद करना होगा। उसके बाद जो है सिर्फ होम डिलीवरी को चालू रखा जाएगा। उसके बाद जो शादी समारोह वहां से 20 लोगों को जाने की अनुमति है। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों की जाने की अनुमति है। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन करना बेहद जरूरी होगा। रेलवे में भी अब माना जा रहा है कि रेलवे स्टेशनों पर भी गैदरिंग को लेकर देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गैदरिंग न हो, इसलिए टाइमिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है कि टाइमिंग के हिसाब से जो टाइम टेबल बनाया गया उसके हिसाब से लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या पहले चले जाते हैं। उसको लेकर भी आरपीएफ अपनी नजरें बनाई हुई है। तो तमाम चीजें हैं जो लगातार महाराष्ट्र सरकार लोगों से अब बड़े कड़ाई से पालन करने के लिए अनुरोध कर रही है। सत्यप्रकाश, तमाम ऐसी पाबंदियां हैं जो कि लगा दी गई हैं, बावजूद इसके केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और नाइट कर्फ्यू पहले से ही लगा हुआ है, कोई फर्क उसका नहीं पड़ पा रहा है। लेकिन अब जो ये पाबंदियां, हालांकि कुछ पाबंदियां पहले से भी, कोई असर इसका दिखाई दे रहा है? जी काजल, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने भी यह कह दिया है कि इतनी पाबंदियों के बाद भी महाराष्ट्र मुंबई में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, इसका उपाय महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है। तो लिहाजा ना महाराष्ट्र सरकार खुद चिंता में है कि इस पर आखिर काबू कैसे किया जाए। लेकिन जिस तरह से तमाम ये बातें आ रही है कि महाराष्ट्र मुंबई में कभी भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, उसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है, मीटिंग्स हो रही है। जैसा कि कल भी ये कहा गया कि 2 दिन के बाद फिर इस पे एक बार से निर्णय लिया जाएगा कि महाराष्ट्र मुंबई में लॉकडाउन लगाना या नहीं, जबकि महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑलरेडी लॉकडाउन लगा दिया गया है। तमाम जो प्रावधान है उसको कड़ाई से पालन के लिए निर्देश कर दिए गए हैं। कड़ाई के पालन के आदेश भी दे दिए गए हैं। टेस्टिंग को लेकर क्या चल रहा है इस समय, सैंपलिंग को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि संख्या बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है जिस रफ्तार से कोरोना केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने कल जिस तरह से बताया कि महाराष्ट्र में लगातार टेस्टिंग की संख्या बढ़ा, पहले 50,000 हुआ करती थी, अब 1 लाख 2 लाख कर दी गई। महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि आने वाले दिनों में पर डे 5 लाख टेस्टिंग का अनुमान रखा गया है। ऐसे में कि माना जा रहा है कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्टिंग की जाए। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है 50,000 के आसपास जो है डेली बेसिस पे जो टेस्टिंग की जा रही है, वहीं एंटीजन टेस्ट तमाम इलाकों में की जाती है, चाहे वो मॉल हो या फिर रेस्टोरेंट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, वहां पे लगातार एंटीजन टेस्ट भी करवाया जा रहा है। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है महाराष्ट्र सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद मुंबई में जो है कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा अब जो है लोगों में घबराहट सी है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार कभी भी लॉकडाउन लगा सकती है। लेकिन जिस तरह से आर्थिक स्थिति है मुंबई करो की या महाराष्ट्र के लोगों की, वो कहीं न कहीं दयनीय है। इसको लेकर लोगों को चिंता बनी हुई है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि अगर महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन को लेकर कोई भी इस तरह का आदेश देती है तो जाहिर तौर पर उसका विरोध किया जाएगा। तो तमाम चीजें जो महाराष्ट्र सरकार को एक साथ जो झेलने के लिए तैयारी है। कई पाबंदियों का ऐलान किया गया था कल, वो लागू
आज से हो चुकी है सुबह या फिर होनी है, क्या अपडेट है? देखिए काजल, कल जिस तरह से पुणे में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई थी, आज से तमाम जो पाबंदियां लगाई गई, चाहे होटल रेस्टोरेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, 7 दिनों के लिए बंद किया गया है। रेस्टोरेंट और फिर जो शादी समारोह है वहां पे भी जो है तमाम परिवर्तन किया गया है, उसको आज से लागू करना होगा। अगर इस पूरे मामले को आज से गंभीरता से नहीं लिया जाता तो जाहिर तौर पर जो कड़े लॉकडाउन के साथ साथ अब जो है फाइन की जो व्यवस्था की गई है, महाराष्ट्र सरकार ने डबल फाइन कर दिया है, वो भी मारा जाएगा। तो तमाम जिम्मेदारियां आज से बढ़ा दी गई है पुणे के लिए। लोकल बसेस सेवा बंद कर दी गई है, दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो कि लोकल बसों से सफर करते हैं। जाहिर तौर पर देखिए काजल, मुंबई महाराष्ट्र में एक जो लोकल बसेस है वो एक रीढ़ कही जाती है। हालांकि लाइफलाइन तो मुंबई की लोकल को कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से मुंबई की तमाम बसेस है, तमाम सेवाएं हैं, वो कहीं कहीं बाधित अगर हो जाती है तो जैसे तमाम लोगों को दिक्कत खासा होने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार देखा जाए पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ चुकी है। ऐसे में लोग अपने वाहनों से जाना मुनासिब नहीं समझते हैं, लंबी दूरियों में जो है बसेस का उपयोग करते हैं। ऐसे में अगर बंद हो गई तो जाहिर तौर पर तमाम लोगों को इसको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन कभी भी हो सकता है। और आपको ये भी बता दें, जिस तरीके के अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं वो सिर्फ यही है कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं लोगों को भी परेशानियों का सामना उसकी वजह से करना पड़ रहा है। अब तक जितने ऐलान किए गए पाबंदियों के, अब वो सभी पाबंदियां आज से लागू हो जाएंगी, चाहे वो धार्मिक स्थलों की हो या फिर उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बसेस जो कि लोकल बस है महाराष्ट्र की, उन पर रोक लगा दी गई है। अगले 7 दिनों तक महाराष्ट्र की लोकल बसें नहीं चलेंगी, यानी वहां पर पूरी तरीके से पाबंदी इसकी लगा दी गई है। कोई भी धार्मिक स्थल अब नहीं खुलेगा, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। चाहे मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक स्थल पर लोगों को जाने की इजाज़त अब नहीं होगी। ये सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, जो कि आज ये पाबंदियां लागू हो जाएंगी। हालांकि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन अगर कोरोना पर काबू पाना है, कोरोना को कंट्रोल करना है, तो इन सभी पाबंदियों को झेलना ही पड़ेगा, इन सभी दौर से गुजरना ही पड़ेगा। उसने एक बार बता दिया क्या था, फिर से वही फिर बता दिया। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आप देखते रहिए ANB न्यूज़। पंद्रह सरकारी ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती चली जा रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और कई जगह ऐसी हैं जहां पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या हालात हैं, कोरोना को लेकर अपडेट बताइए। देखिए काजल, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में अगर कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 2777 आंकड़े जहां कोरोना पॉजिटिव केस मध्य प्रदेश में कल रात जो रिपोर्ट सामने आई उसमें आए हैं। तो जो ये आंकड़े सामने आए हैं, निश्चित तौर पर अगर बात करें जो 19 सितंबर 2020 की अगर बात करते हैं तो जब एक दरमियान था जब कोरोना के आंकड़ों में लगातार घटौती नजर आ रही थी और 19 सितंबर 2020 को 2607 केस सामने आए थे। उसके बाद की अगर आज बात करें तो जो आज रिपोर्ट आई है उसमें 2777 मामले सामने आना कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक तरह से कोरोना के आंकड़े जिस कदर बढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक चिंता का विषय है।
682 मामले जो है इंदौर में, 528 मामले भोपाल में आना, तो निश्चित तौर पर कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा बढ़ता नजर आ रहा है। जहां अभी होली का त्योहार था, ऐसे में काफी भीड़ हुई, लोग अपने घरों पर होली का त्योहार मनाने गए। हालांकि जगह जगह पर जहां पर भी 20 से ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां पर लगातार लॉकडाउन जारी है संडे को। और जो महाराष्ट्र से सटे हुए जो जिले हैं, पहले जहां अगर बात करें मध्य प्रदेश के 12 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया था, साथ ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था। तो ऐसे में जो रविवार लॉकडाउन 12 जिलों में था, उसे बढ़ाते हुए अब महाराष्ट्र से सटे हुए जो 4 जिले हैं, बात करें रतलाम, बात करें खरगोन की, बात करें बैतूल की, बात करें या छिंदवाड़ा की बात करें, तो यहाँ पर भी अब जो है 2 दिन का, शनिवार और रविवार का लगा दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा में 3 दिन का गुरुवार रात से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो लगातार मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं कोरोना के आंकड़ों में किसी तरह से कमी आए, उसको ये लगातार प्रयासरत है, परंतु आंकड़ों में लगातार उछाल नजर ही आ रहा है। जी काजल, 45+ लोगों को टीकाकरण शुरू हुआ है, किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? भीड़ है या फिर नहीं है, या फिर लोग बच रहे हैं टीका लगवाने से? जब कमी लगातार बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जरूर भ्रांतियां थी, लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो अब इस तरह की किसी तरह की ऐसी भ्रांतियां हालांकि देखने को नहीं मिलती है। और यही वजह है कि जो कोरोना वैक्सीन का महापर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही, जहां पहले 65+ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, अब 45+ लोगों को भी मौका दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा सके और कहीं ना कहीं हम कोरोना के आंकड़ों में कहीं घटौती प्राप्त कर सके। इसी को लेकर लगातार वैक्सीनेशन का जो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने लक्ष्य ठाना है, तो कहीं ना कहीं लोग ज्यादातर अब देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन का जो महापर्व है, वैक्सीन लगवाने के लिए ज्यादा लोग जा रहे हैं और वहां पर हालांकि भीड़ भी देखने को मिल रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग अब जाकर वैक्सीनेशन लगवाने का लगवा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सतर्क है वैक्सीनेशन को लेकर भी और कोरोना केसेस को लेकर भी, लोगों को जागरूक करने के लिए भी लगातार सरकार पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रही है और कोशिशें यही की जा रही हैं कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी पाबंदियां लगा दी जाएं। अभिषेक तक्षण संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से इस समय जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या हालात है, क्या अपडेट है कोरोना को लेकर? देखिए, जो काजल, हरियाणा की अगर बात करें तो पिछले जो 24 घंटे कल तक की जो आंकड़े जो सरकार के द्वारा जो मुहैया करवाए गए हैं, उसमें जो नए मामले हैं 1861 जो नए जो कोरोना के मरीज सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, और वहीं 10 जो मौत दर्ज की गई हैं। तो इसमें बड़ी बात यह है कि जो सबसे ज्यादा जो मामले जो सामने आ रहे हैं वो गुरुग्राम और करनाल ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो मामले हैं सामने आ रहे हैं। और वहीं जो एक आध जिला है इस तरह का भी है जहां पर एक भी नया मामला जो है नहीं दर्ज किया गया। और कई इसमें लगभग 170 मरीज ऐसे हैं काजल जो कि ऑक्सीजन पे हैं, या फिर 29 और ऐसे हैं जिनको वेंटिलेटर रखा गया है, जिनकी जो हालत है काफी गंभीर जो है बताई जा रही है। और वहीं वैक्सीनेशन का कार्य भी जो है हरियाणा में तेजी से चल रहा है। तो 72,552 को जो है कल की डेट में जो है ये वैक्सीनेशन की पहली जो डोज दी गई, और वहीं जो दूसरी डोज है वो 4436 ऐसे लोग हैं जिनको जो है दूसरी डोज जो है हरियाणा में कल की डेट में दी गई। तो वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो भी लगातार जो है बढ़ाया जा रहा है। पहले 2 जो दिन निर्धारित थे, सोमवार और मंगलवार, जिसमें बड़े लेवल पे ये मुहिम चलाई जा रही थी। अब जो पूरे के पूरे 7 दिन ये जो है मुहिम चलाई जाएगी और बड़े लेवल पे जो वैक्सीनेशन का जो है कार्य किया जाएगा। तो वहीं जो 29,000 जो नमूने कल की डेट में लिए थे, जिसमें जैसे कि पहले भी बताया 1861 जो है वो नए मरीज सामने आए और 1191 मरीज जो हैं वो ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। और वही जो रिकवरी जो दर की बात करें तो 95.18% है, और वहीं जो कोरोना के संक्रमण की जो दर है हरियाणा में वो 4.68 दर्ज की गई है। तो इस तरह अब ये कहा जा सकता है कि कोरोना जरूर लगातार जो है हरियाणा में भी इसका इजाफा हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो जनता है उसको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइंस है सरकार की ओर से जारी की, उनका पालन करना पड़ेगा। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना का जो कहर है
पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, हर राज्य में देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, राजधानी का अपडेट बताइए कोरोना को लेकर। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें 24 घंटे की, तो 24 घंटे के अंदर लगभग 3700 के करीब आंकड़े आए हैं दिल्ली के अंदर। मगर दिल्ली के अंदर जो लगातार कोशिश की जा रही सरकार के द्वारा कि कोरोना की जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके और यहाँ तक कि वैक्सीनेशन का जो काम है उसके अंदर बढ़त हासिल हो। मगर जिस तरीके से लगातार ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक ਲੱਖ 36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, एक बार फिर से अपडेट बताइए। बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर तो कोरोना की स्थिति दिल्ली के अंदर जरूर बढ़ती नजर आ रही है, मगर उसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार की कोशिशें भी सबका कम से कम पहल करती नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार की जो पहल है कि कोरोना की स्थिति को कंट्रोल किया जाए और खुद इसके अंदर मनोज सिसोदिया और उनके जो परिवार के लोग हैं आज मौलाना अस्पताल के अंदर आकर उन्होंने वैक्सीनेशन का जो पहली डोज है वो ली है और कहीं ना कहीं जनता से अपील की है कि कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार का सहयोग किया जाए। मगर जिस तरीके से जनता की तरफ से थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर है, मगर उसके लिए कहीं ना कहीं सख्ती बरतने के लिए भी सरकारों की तरफ से कहा गया है। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर 24 घंटे के अंदर 3300 के करीब आंकड़े आए हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बिल्कुल दिल्ली सरकार की थोड़ी सी मुश्किलें जरूर बढ़ी है, मगर दिल्ली सरकार फिर भी कोशिश करती नजर आ रही है। और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और दिल्ली के अंदर जो 9वीं क्लास से जो ऊपर की क्लासें थी वो कहीं ना कहीं चलती रहेंगी, मगर जो 8वीं क्लास से नीचे की क्लासें यानी कि पहली से 8वीं तक की क्लासें हैं उनको अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, वैक्सीनेशन का काम जो है वो बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है। पहले रविवार की और शनिवार की छुट्टियां हुआ करती थी, उसमें भी अब छुट्टी नहीं दी जा रही है, यानी कि हर तरीके से कोशिश की जाएगी हफ्ते के 7 दिन वैक्सीनेशन का काम जो है वो बिल्कुल निरंतर मिलता रहे। और मगर जिस तरीके से 45 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, लगातार वैक्सीनेशन का काम टीकाकरण जो है वो उन तक पहुंचाया जाएगा। मगर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से भी एक और अपील की गई है, जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट टीकाकरण जो है वो उपलब्ध कराया जाए। जी, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब लगातार देश की राजधानी में होते जा रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की भी बात कर ले तो वहाँ पर कई पाबंदियाँ ऐसी लगा दी गई हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की भी बात कर ले तो वहाँ पर भी कई पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। क्या दिल्ली में इसको लेकर कोई चर्चा चल रही है, पाबंदियों को लेकर या फिर लॉकडाउन को लेकर? क्योंकि सीएम की बैठक भी हुई थी, सरकार की बैठक हुई थी इस बात को लेकर। देखिए बिल्कुल दिल्ली के अंदर बिल्कुल चर्चा चल रही थी कि लॉकडाउन दोबारा स्थिति लग सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर की बात करें तो महाराष्ट्र को देखकर दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर हलचल जरूर हुई थी और कहीं ना कहीं लगातार यही कोशिश की जा रही है कि शायद दिल्ली के अंदर जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मगर कल जब मनोज सिसोदिया कह सकते हैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बैठक की थी और बैठक के अंदर स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के अंदर अभी वो स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जा सके, मगर दिल्ली के अंदर जो स्थिति है उसको कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। इसीलिए बड़े जो अधिकारी है उनको गाइडलाइन दी गई है, यहाँ तक कि फॉलो कराने के लिए कहा गया है। मगर हाँ, जनता से भी अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका कहीं ना कहीं जनता को पालन करना चाहिए। और अगर बात करें वैक्सीनेशन के काम की तो वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो लगातार प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के अंदर बढ़ाया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर हर जनता तक, हर व्यक्ति तक टीकाकरण जो है उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अंकुर कपूर संवाददाता अंबाला से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, अंबाला का अपडेट बताइए, कोरोना को लेकर क्या चल रहा है? क्योंकि लगातार डर का माहौल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। चिंता स्वास्थ्य विभाग की भी बढ़ रही है और सरकार की भी। बिल्कुल काजल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हरियाणा में जो कोरोना को लेकर है वो चिंताएं बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में जो कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम कहें जो संक्रमितों के जो मरने का दौर है, जो दम तोड़ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। हरियाणा के जो 7 जिले हैं उसमें सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं। यानी कि हम बात करें हरियाणा के जिलों की जो जीटी रोड बेल्ट है वहां पर जो कोरोना संक्रमण है इस बार फिर डराने लग गया है, क्योंकि जो नए नए केस सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें गुरुग्राम की, करनाल की,
तो यहाँ पर काफी, और अम्बाला की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना के मामले हैं वो काफी बड़े हैं। अगर हम बात करें रेवाड़ी और आसपास के जिलों की, तो वहां पर जो कोरोना है वो वहां पर जो बात करें तो एक भी केस सामने नहीं आया है। जो हरियाणा में लगातार जो बढ़ते कोरोना को केसों को लेकर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी पूरी स्थिति पर निगरानी रखी हुई है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी भी प्रकार से जो आने वाले त्योहार हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सुरक्षा जरूरी है, इसके लिए जो सरकार है वो जनता को जागरूक करेगी और सुरक्षा को लेकर कुछ कठिनाइयां आएंगी तो मिलकर सहन करना पड़ेगा। जो स्वास्थ्य विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा हैं, उन्होंने भी जो इन मामलों में जो बढ़ने पर निगरानी बढ़ाई गई है, जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया जा रहा है। अगर टीकाकरण करें तो उसमें भी तेजी आई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो कोविड के मामलों पर, हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, उनका भी बयान सामने आया कि कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं इस पर हम सख्ती और बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में जो लोग मास्क पहन रहे हैं उनमें सभी जो हरियाणा के एसपी हैं उनको बैठक में ये निर्देश दिया गया है कि लोगों से अपील करें कि बिना पुलिस की सख्ती के ही मास्क का इस्तेमाल करें। जो कोविड से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन है उसका यूज किया जाना चाहिए और जो मास्क है वो प्रॉपर लगे होने चाहिए। हफ्ते में जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने कहा है हफ्ते में जो 2 दिन मेगा वैक्सीनेशन डे रहता था अब वो पूरे 7 दिन रहेगा, कि जिससे पूरा वैक्सीनेशन हिसाब के हिसाब से कि जल्दी से जल्दी जो वैक्सीनेशन है वो पूरे लोगों को लगाई जा सके। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी समाज को आगे आकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करें। जो प्रदेश में 17 लाख लोगों को अभी तक जो वैक्सीनेशन है वो लगाया जा चुका है, जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है। यानी कि अगर कुल टोटल अगर हम मिला के तो बात करें तो इस समय हरियाणा सरकार भी चिंतित है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी चिंतित है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों को समझाया भी जा रहा है और सख्ती के तौर पर उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। जी काजल। अंकुर, वैक्सीनेशन को लेकर ही मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को जो कोरोना की वैक्सीन है वो लगनी शुरू हो गई है। किस तरीके से हरियाणा में इसको देखा जा रहा है और क्या लोग उत्साहित हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों की बात करते हैं, हरियाणा के जिलों की बात करते हैं, सबसे पहले अम्बाला की बात करते हैं तो यहाँ पर लोग काफी जागरूक दिखाई जा रहे हैं। जो सरकार ने 45 साल की उम्र से पहले 45 साल की उम्र के जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं, जो इसमें युवक लगा सकते हैं, युवतियां लगा सकते हैं, बुजुर्ग लगा रहे हैं, वो साफ तौर पर यहाँ पर वैक्सीन लगाने आ रहे हैं। दिल्ली के केस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन अम्बाला में 2 दिन पहले भी एक 60 वर्षीय लेडीज जो बुजुर्ग है वो यहाँ पर पहुंची थी और उसने भी लोगों को जागरूक किया है कि वैक्सीनेशन है जरूर लगवाएं और लोगों को प्रेरित करते हुए यहाँ पर भी वो नजर आ रही हैं। काजल, लॉकडाउन को लेकर, पाबंदियों को लेकर क्या चल रहा है इस समय हरियाणा में? क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पाबंदियां लग चुकी हैं, नाइट कर्फ्यू लगातार चल रहा है, लॉकडाउन भी कई जगह पर लगा दिया गया है। हरियाणा में क्या चल रहा है इसको लेकर और क्या आगे के लिए क्या चर्चाएं हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि काजल अभी कुछ दिन पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल हैं, उन्होंने साफ तौर पे, और जो गृह मंत्री अनिल विज हैं उनकी साफ तौर पर एक बैठक हुई थी जिसमें हरियाणा के डीसी, एसपी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि हरियाणा में किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने साफ स्पष्ट कहा था, लेकिन उन्होंने सख्ती पर सभी को निर्देश दिए थे। सभी एसपी, डीसी, उपायुक्त जितने भी हैं उन सबको निर्देश दिए गए थे कि हरियाणा में सख्ती की जाए, लोगों को समझाया जाए और अपने साथ कुछ सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा जाए जो लोगों को जागरूक करे। अगर लोग तब भी नहीं मानते हैं तो मास्क का चलान किया जाना चाहिए, जिससे हरियाणा में जो सख्ती है वो बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। जो अगर हम अलग अलग चौकी थानों की बात करें तो अम्बाला के जो एसपी हैं हमीद अख्तर, उन्होंने भी यहाँ पर काफी सख्ती की हुई है। यहाँ पर चौकों पर मास्क के चलान काटे जा रहे हैं और लोगों को एक तरफ से जागरूक भी किया जा रहा है कि आप मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन भी लगाएं और आप भी लोगों को प्रेरित करें। तो कुल मिलाकर बात करें तो हरियाणा में फिलहाल बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हरियाणा में भी लगभग हालात एक जैसी है, लेकिन सरकार लगातार जागरूक है और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। तो देश भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यही वजह है कि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई राज्यों के जिलों में इस समय लॉकडाउन की पाबंदियां भी देखने को मिल रही हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।